पार्टी ने उन्हें जब भी दायित्व दिया है उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया है और कभी कभी तो नंबर कल्पना से परे भी लाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 100 दिन से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी भूमिका दर्ज करा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। विप्लव देव जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी में इस समय आपके लिए वो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं बंगाल में संगठन को लेकर? कोई चुनौती नहीं, हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी बात है, बंगाल के आम जनता, बंगाल की जो जनता है वो इस त्रासदी से मुक्ति पाना चाहता है। ये कोई इलेक्शन नहीं होने वाला अभी 26 में, ये होने वाला है बंगाल के जनता, बंगाल के महिला, बंगाल के नौजवान इनसे मुक्ति चाहता है। ये बंगाल की जो जनता है उनको स्वाधीन रूप से बंगाल में बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार और डेवलपमेंट का अधिकार, उसका लड़ाई है। हम उसके साथ है, मोदी जी साथ देंगे और बंगाल के जो ये इतने सुंदर भूमि है, इतना सक्सेसफुल जो जिसका इतिहास है, उसको दोबारा देश के सामने लाना है। उसी को दबा के रखता है। बंगाल के नाम लेते ही आप दमदम एयरपोर्ट में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में उतरते ही लोगों के अंदर भय पैदा होता है। बंगाल, ओए विप्लव दा सिक्योरिटी लेके गए क्या मैं तमिलनाडु भी तो दूसरा किसी के पार्टी बीजेपी का तो नहीं है, वहाँ भी तो डीएमके का, वहाँ तो नहीं बोलता है। केरला में सीपीएम का पार्टी जी का सरकार है, हमारे साथ तो लंबा लड़ाई चले, वहाँ तो नहीं बोलता। यहाँ क्यों ऐसा होता है? तो ये जो एक समय कलकत्ता, मतलब लोगों का एक सपना होता था कलकत्ता में जाए, एक बार 10th पास कर ले, कलकत्ता घूमना है, मुझे हावड़ा ब्रिज देखना है। आज लोग बंगाल, पश्चिम बंगला के बारे में क्या बोलता है? पश्चिम बंगला काटमनी, पश्चिम बंगला में त्रस्ती, पश्चिम बंगला में पॉलिटिकल वायलेंस, पश्चिम बंगला में रेप, लगातार वही शब्द, डेली आपको वही आएगा। तृणमूल कांग्रेस ये आरोप बीजेपी पे लगाती है कि आप नैरेटिव बनाते हैं टीएमसी के खिलाफ, बंगाल की अस्मिता और संस्कृति के खिलाफ। आज तक मैंने पार्लियामेंट में भी बोला, इतने सारे मनी ऋषि, फ्रीडम फाइटर का भूमि है ये, इतने सारे राइटर जिनका नाम दुनिया में लोग लेते ही मैंने शिहरन उठता है। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, माइकल मधुसूदन दत्त, शरद चंद्र, उसके बाद बंकिम चंद्र, उसके बाद आप चले जाइए स्वाधीनता फ्रीडम फाइटर में जो बड़े बड़े फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजबिहारी बोस, चित्तरंजन, मैंने अब किस अनुच्छेदन समिति, यहाँ तो ट्रेनिंग होता था पूरे देश से, सभी फ्रीडम फाइटर यहाँ आते थे, ट्रेनिंग लेते थे। बिकॉज ऑफ दैट अंग्रेज ने यहाँ से बाध्य होके 1911 में अपना कैपिटल दिल्ली में लेके गए। तो ये इस भूमि को उन्होंने दिया क्या? इस भूमि में जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी उस भूमि से है, और वहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया। कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बनाएगा। विदेशी सोचो, कार्ल मार्क्स और लेनिन का पुतला लेके बैठा रहता है। ममता बनर्जी तो इस मिट्टी का माँ माटी मानुष की बात बोलता है। क्या बंकिम चंद्र का एक स्टैचू बना? क्या स्वामी विवेकानंद का बना? कुछ नहीं। उन्हें इतने सारे सुंदर धरोहर है। बंकिम चंद्र जी का घर मैंने देखने के लिए कोई देखने वाला कोई नहीं है। इसको तो बना के लोग, ऐसे में भी रेवेन्यू भी इनकम होता है, लोग आएंगे उनका घर देखेंगे। रविंद्रनाथ कहाँ थे, वो घर देखेंगे। कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया? बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने वाले हैं। बाबरी मस्जिद के बनने से ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर तो इनके ही गोदी में बैठा हुआ था, उन्हीं के गोदी में बैठा हुआ है। तो उन्हीं के ही, आज भी मैंने उस दिन कही हुमायूं कबीर के, मैं आई एम द सीनियर मोस्ट लीडर। अभी भी वो तृणमूल का ही लीडर बोलता है खुद को। तो हुमायूं कबीर का कौन सी पार्टी में थे, किसके गोदी में बैठे हुए थे, बंगाल की जनता जानते हैं। बीजेपी इस तरीके से, पर बीजेपी राम मंदिर बनाने वाले पार्टी है। हम लोगों ने अपना जान लगा दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी को मैं आपके माध्यम से जनता के सामने धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे भारत के सिर्फ हिंदुओं का नहीं, एक विश्वास के प्रतीक है, पुरुषोत्तम में मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका मंदिर आज अयोध्या में बन चुके हैं। हर उस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा सकते तो हैं। मंदिर तो ममता बनर्जी ने भी बनाया है, जगन्नाथ धाम 400 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है। आप मंदिर बनाए तो ठीक है, ममता दीदी मंदिर बनाए तो गलत क्यों होगा? क्योंकि वो दुर्गा पूजा समय बुर्खा बन के चले जाते, तो उनको याद ही नहीं दुर्गा पूजा में जा रहा हूँ, बुर्खा नहीं पहनना। तो दिस इज द डिफरेंस। उनको ये सब जो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से एक रंगमंच की तरह पेश कर रहा है। ये भूमि बहुत इमोशनल भूमि है। इस भूमि ने उनको 2011 में इसलिए भेजा था, कम्युनिस्ट को हरा के उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वो 1953 के पहले के बंगाल चाहिए था। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने वही कम्युनिस्ट के कैडर, वही कम्युनिस्ट के कटमनी, वही कम्युनिस्ट के गाय पाचार, वही कम्युनिस्ट के कोयला चोर, और उसके साथ ऐड कर दिया भाईपो। नहीं तो केंद्र में तो सरकार आपकी है, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। तृणमूल कांग्रेस भी यही कहती है कि आप हर एजेंसी का पूरा इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए। उसको यूज करके आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं फिर? देखिए, एजेंसी का काम एजेंसी करते हैं। NIA, CBI बहुत सारी यह जांच किया, बहुत लोगों का बहुत जेल में भी गए। आपने पैसा, मनी, SSC घोटाले, दुनिया, ये मैं बोलने के घोटाले के ऊपर घोटाले, वो किसी को भी नौकरी देता है, उसका नौकरी चले जाते हैं। हर चीज़ में उनके घोटाले हैं। चाहे शिक्षा में जाइए, चाहे आप पुलिस व्यवस्था में जाइए, आप इनका कन्विक्शन रेट देखिए। इतने सारे रेप हुआ, कितना कन्विक्शन हुआ? 7% कन्विक्शन रेट है। या मैं हालत खराब करके रख दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, एजेंसी उनके पास नहीं है। बंगाल के जनताओं के सामने पुलिस को विलेन बना के रख दिया उन्होंने। पुलिस को देखने के बाद जनता डरती है, जैसे लगता है अंग्रेजों का पुलिस है ये पुलिस हमारा है। डायरेक्शन उनका इतना खराब है क्योंकि वो इनको मिसयूज करते हैं। बंगाल की पुलिस भी त्रस्त है उनसे। नौकरी कर रहा है बेचारा, मुख्यमंत्री है, ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आप बात कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, तो SIR हुआ, SIR से बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के रास्ते SIR करवाया है। सच्चाई क्या है? फायदा नुकसान मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं अभी जो पहला जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट निकाला, इसमें 58.19 जो लाख वोटर का नाम उन्होंने डिलीट किया है। इसमें जो मृत है वही लगभग 24 लाख के आसपास। आप मृत व्यक्ति वोट दें, माँ बाबा का डेथ हो गया, पिंडोदान कर दिया, उसके बाद भी उनका वोट देंगे? ये काट देना क्या अन्याय है? ये कौन सी नियम है? कोई व्यक्ति का वोट 2 जगह में है, और वो किस लिए हुआ? क्योंकि एक समय एक नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की, कांग्रेस के समय किया था, जो ये नीचे लेवल के जो अधिकारी है इसको डिलीट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट वो नाम रह गया, तो उस नाम को डिलीट कर रहा है, जिसका वोट 3 जगह 4 जगह डिलीट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पूरे डेटा दे दिया, बोले इतने लोगों का डबल एंट्री इसलिए डिलीट हुआ, इतने लोग डेथ हो गया इसलिए डिलीट हुआ, और इतने लोग यहाँ रहता ही नहीं, उनको मिला ही नहीं, 14 लाख के आसपास ये मिला ही नहीं। तो मिला नहीं, वोट कौन देता है? ये जो मृत व्यक्ति, मैं कहता हूँ, ये जो मृत व्यक्ति जो इतने दिन से वोट हो रहा था, ये कौन देता है? प्रेतात्मा के वोट करता है? कौन करता है? वोट तो हो जा रहा था, कौन कर रहा है? जो लोग SIR के विरुद्ध में बोल रहे हैं वही लोग करते थे, क्योंकि ये कम्युनिस्ट के एक समय कम्युनिस्ट के व्हाइट कलर ऐसे, तो कम्युनिस्ट का स्वभाव, मैं भी कम्युनिस्ट। आप तो त्रिपुरा मॉडल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं क्या? ये त्रिपुरा में आपने जिस तरह से लेफ्ट को हराया था, उस तरह का कोई मॉडल यहाँ भी आ रहा है? यहाँ तो बंगाल के जनता ने मॉडल तैयार करके बैठे हैं। आपने इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने दीजिए, आप देखिए जनता कैसे उतरते हैं। दीवार में पीठ लग चुका है। आप मेरे बेटा बेटी को बचाने का प्रश्न है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदुओं को जला दिया जा रहा है। कौन सी दुनिया में, कौन सी देश में ऐसा हो रहा है? हमारे सामने ऐसा हो रहा है। क्या बोल रहा है? क्या ममता बनर्जी क्या स्टेटमेंट है? सब चुप। तो आप जो बोल रहे हैं, जो ये जो व्हाइट कलर के बारे में,
उस विषय में व्हाइट कॉलर क्यों बोल रहा था? ये जो सिस्टम है, जो मरे हुए व्यक्ति का वोट दे देना, ट्रांसफर हुआ व्यक्ति का वोट देना, ये सीपीएम इसको कहता था साइंटिफिक रिगिंग। इनके भाषा में इंटेलेक्चुअल तथाकथित लोग हैं, दिस इज द साइंटिफिक रिगिंग। तो साइंटिफिक रिगिंग को उन्होंने कंटिन्यू चालू रखा, उसके साथ उनका भाईपूबाद लागू कर दिया। और एसआईआर डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, जिसका जो अधिकार वो प्रयोग करे, इसलिए एसआईआर है। जब आप बात कर रहे हैं वर्तमान स्थिति की, तो बांग्लादेश की स्थिति देखते हुए क्या बंगाल के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है या भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम के आधार पर? देखिए, जिस भूमि में आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, इस भूमि में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ये देवियों का भूमि है। आप बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, यहाँ कालीघाट का देवी का है। असम में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे कामाख्या देवी है। त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। ये देवियों का भूमि है। इस भूमि ने बहुत सया भी है, और जब रुद्र रूप धारण करते, पार्वती काली रूप धारण करते, तो असुर विनाश करता है, नाश करता है। और वो बंगाल के जनता वो रुद्र रूप धारण कर चुके हैं। बस आप समय देखिए, वो होने वाला है। ममता बनर्जी ने हर बार ये कहा है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, कभी पैसे नहीं भेजती है, जो स्कीम्स के बारे में हो, वो मनरेगा हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके पैसे ही नहीं आते हैं, तो काम कैसे होगा? आप डबल स्टैंडर्ड नहीं करते? सबसे प्रॉब्लम इनका ईगो, इनका अहंकार। इनका अहंकार बंगाल के लोगों का नुकसान का मूल कारण है। इनको वही समझ में कितना आता नहीं आता मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना कह सकता हूं, इनके अहंकार बंगाल को ले डूबा है। इनके अहंकार के कारण से, इनका भाईपो और इनके अहंकार के कारण से बंगाल के माँ का, बेटाओं का, बेटियों का नुकसान हो रहा है। क्या सभी चीफ मिनिस्टर जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद अपना विषय रखते हैं। इन्होंने कितना बार गया है? इनको निमंत्रण देने के बाद जाएगी नहीं, ऑफिसर को बुलाएगा नहीं भेजेगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगा नहीं जाएगा। व्हाट इज दिस? दोबारा कुछ नहीं आए तो फेडरल सिस्टम। तो इन्होंने इनके व्यक्तिगत अहंकार के कारण से बंगाल का नुकसान है। मोदी तो सबको 5 लाख की इंश्योरेंस योजना देना चाहते हैं, क्यों नहीं लागू किया? आप महिलाओं की इतनी बात करते हैं, ममता बनर्जी कहती है महिला होने की वजह से भी कई बार क्या परेशान किया जाता है, इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो लक्ष्मी भंडार दे रही है महिलाओं को बंगाल। लक्ष्मी भंडार? अरे, हम लोगों ने कितने भंडार दिया है, और हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, माता का पूजन करते हैं। ये तो विरोध करता है। हम तो भारत माता का पूजन करते हैं। वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम किया। तृणमूल ने कार्यक्रम किया नहीं किया? तो ये कहता कुछ करता कुछ। अरे, भारतीय जनता पार्टी में कितने महिला मुख्यमंत्री बने? भारत में सबसे ज्यादा महिला एमपी बीजेपी में है। भारत में सबसे ज्यादा महिला एमएलए बीजेपी में है। भारत में सबसे ज्यादा त्रिस्तरीय पंचायत के मेंबर बीजेपी में है। भारत में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बनाने वाले जो प्रधानमंत्री महिला को बनाया है, निर्मला सीतारमण जी को, वो नरेंद्र भाई मोदी है। अब क्या बोलते हैं? जनता बेवकूफ है क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा महिलाओं को अच्छे मिनिस्ट्री देने वाला नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी है। जनता में जब आप जाएंगे तो वो कौन से 3 मुद्दे उठाएंगे कि इन 3 मुद्दों के आधार पर जनता आपके लिए सोचे या आपको वोट करे? क्योंकि 2021 और 2024 पार्टी ने जो परफॉर्म किया, उसके बाद दिल्ली या बाहर से आने वाले बहुत सारे नेता नहीं दिखे, लेकिन जब जनता और बंगाल के कार्यकर्ता पिट रहे थे तो उनके अंदर आज भी ये टीस है। उस टीस को ठीक करने का क्या प्रयास है? देखिए, आपको किसने बोला भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है? आप इतिहास पढ़ते हैं? मैं नेताओं की बात कर रही हूं जो बाहर से आए थे। और दूसरा सवाल आएगा ये बहिरागत पर जो आरोप लगता है। मैं बताता हूं, आज मैं आपके सामने कैमरा में सीधा करना चाहता हूं। एकमात्र भारत में नेशनल पार्टी में जो कि बंगाल में जन्म हुआ व्यक्ति और बंगाली है, जिसका फाउंडर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी का बेटा है। बीजेपी एकमात्र नेशनल पार्टी जिसका फाउंडर बंगाली है और बंगाल के भूमि से है, उसका विरोध कर रहा है। ये बाहरी पार्टी हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहरी हो गया, और कम्युनिस्ट स्टालिन 34 साल राज कर लिया, वो सब बंगाल में जन्म ले लिया। क्या बोलते हैं? हम तो गर्व करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, उसका फाउंडर
बंगाल के ये देवियों का भूमि से है, इसीलिए वो पार्टी आज दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी बने हुए हैं, क्योंकि देवियों की भूमि से उठा हुआ पार्टी कोई नहीं रोक सकता है। एक मुद्दा हमेशा आता है विप्लव दा, गोरखालैंड की जब हम बात करते हैं या बाकी सारे मुद्दे की, केंद्र सरकार जब चुनाव होते हैं तब इस पर बातचीत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। आप मानते हैं इस बात को या उसका समाधान पूरा निकाल रहे हैं? देखिए, हमने गोरखालैंड में जो समस्या है उसके बारे में केंद्र सरकार ने सुना है, उसके लिए एक लेटर का भी जारी किया है। हम सभी जो ऐसे विवादित विषय होती है उसका समाधान करने के लिए 100% प्रयास और कोशिश दोनों करते हैं। आपने देखा नागालैंड के 42 इयर्स की लंबे एक संघर्ष था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ही समाप्त था। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, अफसा लगभग खत्म हो चुकी है, सभी लोग सरेंडर कर चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी आने के बाद ही हुआ। तो जितने भी समाधान हो, ऐसा वितर्कित विषय व ऐसा कुछ समस्या है, समाधान करने का क्षमता मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में, यही प्रमाणित है। बॉर्डर पर एक कहा जाता है, तृणमूल कांग्रेस बहुत वोकल है इस बारे में, कि जब बात सुरक्षा की आती है तो बॉर्डर पर बीएसएफ है जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, तो फिर घुसपैठ का मुद्दा हर बार राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ना कितना सही है? देखिए, बीएसएफ सिर्फ बंगाल बॉर्डर में नहीं रहता, बीएसएफ पूरा भारत के बॉर्डर में ही रहता है। ये बीएसएफ हमारा नहीं है, पुलिस हमारा है, ये जो उनके सोच है वही उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। बीएसएफ भी हमारा है, ये धरती भी हमारा है, ये गंगा भी हमारा है, ये यमुना भी हमारा है, ये कावेरी भी हमारा है। इनको लगता है सिर्फ इनका घर के कालीघाट का घर जो है वही भारत है, ऐसा नहीं है। इस भ्रम से निकल जाए जो ये भारत है। तो इसलिए आप बीएसएफ को देखेंगे केंद्र सरकार का है, और आर्मी को तब तो ममता जी बोलेंगे आर्मी तो किसका है, आर्मी को भी बोलेंगे ये तो हमारा नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट अंडर में नहीं है, तो आर्मी तो विदेशी है। एयरफोर्स को बोलेंगे तो हमारा नहीं है। तो ये की मतलब लोग हंसते हैं उनके ऊपर। एयरफोर्स को बोल देंगे ये तो हमारा नहीं है, आर्मी हमारा नहीं है, इसलिए उनके अंदर वो सोच डेवलप नहीं होता। जब ऑपरेशन सिंदूर करता है तो उनको वो समझ में नहीं आता। ममता तो उनको फेडरल सिस्टम जो बोलती है ना, उनको फेडरल सिस्टम हमको लगता है उनको समझ में ही नहीं आता। ममता बनर्जी ने इस बार कहा है कि तैयार रहिए, लड़ाई बहुत होगी, तो घर में जो सब सामान है उसको लड़ाई करने के लिए तैयार रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी तैयारियां कर रही है? बड़ा दुख होता है मुझे इनके एक एक स्टेटमेंट से, कितना अपमान करता है बंगाल की महिला को। बंगाल की महिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिला दुनिया में। बंगाल वो प्रदेश है जिस प्रदेश में सतीदाह प्रथा के लिए आंदोलन करके राजा राममोहन राय ने राजस्थान की सतीदाह प्रथा बंद करा दिया। विधवा विवाह का जो प्रथा चालू किया था, ईश्वर विद्यासागर ने अपने बेटे को शादी करा कि ये वो भूमि है। उस भूमि में एक बार आप बोलते हो जो 7 बजे के बाद महिला ने निकाले, कुछ घटना घट ही सकते थे रात को, मात्र बंगाल के महिला 7 बजे के बाद ना निकले, क्या बात बोलते हैं। दुर्गा की पूजा होता है, काली का पूजा होता है, काली पूजा 12 बजे प्रहर में होती है, और आप बोलते हो महिला 7 बजे के बाद ना निकले। अभी आप बोलते हो जो महिला सब कंती कुची लेके कढ़ाई लेके किचन में रहे, इसका मतलब एमबीए ना करे, डॉक्टर ना करे, आपके जैसा पत्रकार ना बने, हाथ में माइक्रोफोन ना हो, हाथ में सब बने खाना बनाने वाला वही औजारी हो। क्या बोलते हैं। बंगाल के लड़की कहां से कहां आसमान में चले गए, यही बोलता है सब किचन में रहो। क्या बोलते हैं, इतना अपमान। जब सीए की बात होती है तो सीए में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें क्या उनको वोट देने मिलेगा कि नहीं, बहुत नाराजगी भी है मथुआ समाज में इसको लेकर, उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता के साथ बोला 2024 के 31 दिसंबर तक जो भी ये जो हमारे आसपास के जो कंट्री है, नाम है आपको मालूम है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ये 5 2024 के 31 दिसंबर तक इस देश में आया है, तो यही रहेगा, यही उनका भोटाधिकार होगा। इसी जलवायु में उनका अधिकार है, इसी मिट्टी में उनका अधिकार है। भारत सरकार ने क्लियर करके बोल दिया, तो किसी को डर और भय करने की जरूरत नहीं। बीजेपी है
तो ऐसा गृहमंत्री स्टेटमेंट दिया। आज बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं होता, कांग्रेस की जो गठबंधन है, ममता बनर्जी की गठबंधन, इनकी सरकार होता तो एक को भी यहाँ रहने नहीं देते, क्योंकि ये तो घुसपैठिया को पसंद करता है। मैंने देखा इस बार लोकसभा में एसआईआर के ऊपर डिबेट हो रहा था, जब अमित भाई ने एक एक करके जवाब दे रहा था, 3 मिनट पहले जैसे ही अमित भाई ने घुसपैठी के बात बोले, मैंने देखा हाँ सोनिया गांधी के बारे में अमित भाई ने बोला तो उठ के खड़ा हो गया था सब। कैसे बोला? अमित भाई ने बोला, भाई गृहमंत्री जी ने बोला ये तो भाई कोर्ट में किसी ने केस के बारे में मैंने बोला, उससे क्या होगा मैं नहीं जानता। तो उठ के खड़ा हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने माँ के नाम से उठ के खड़ा हो गया था, ठीक है, किंतु उस समय भी वॉकआउट नहीं किया। जैसे ही घुसपैठिए को एक भी रहने दे दूंगा बोला, तब वॉकआउट कर गया पूरा विरोधी तृणमूल भी। ये आरोप तो आप पर भी लगता है ना कि आप मुसलमानों को घुसपैठिया का नाम देकर क्या परेशान कर रहे हैं, या सिर्फ धर्म आधारित राजनीति और तुष्टीकरण कर रहे हैं? 3 तलाक हम ही ने उठाया। ये तथाकथित सेकुलर है ना, मुस्लिम महिला को कितना कष्ट होता था आपको मालूम है। एक बात थोड़ा सा झगड़ा हो गया, 3 बार बोल देगा, विदाई, आपको खरपोश भी नहीं देगा। क्या बात करते हो? इन लोगों ने कोशिश किया कभी भी? इन लोगों ने इसलिए कोशिश किया ऐसा करेंगे तो हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। मोदी ने ये तरफ नहीं देखा जो महिला का अधिकार भारत में बराबर होना चाहिए। 3 तलाक का उठाना, हिम्मत करना, ये एक भाई कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर सकता है। हमने काम करके प्रमाणित किया, जो हम हर भारतवासी के साथ है। हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं करते। हम बोलते घुसपैठी हो, जो जिसका जन्म यह नहीं हुआ, और वहाँ बांग्लादेश में मुस्लिम के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं। उस समय जब देश ही बना लिया, आप चले भी गए हैं, दोबारा यहां क्यों आओगे भाई? किस लिए आओगे? हम तो दूसरे के लिए तो बोलते संखालू का इनको अधिकार है, और कितना करेंगे हम लोग? ये कौन सा तरीका है? यहाँ का मुस्लिम जो यहाँ जन्मे है वो भी नहीं चाहता घुसपैठी यहाँ रहे। आपको मालूम नहीं, हम लोगों से बात करता है, बोल कि उनका अधिकार ले लेता है। वो अपना सैलून चला रहा है, आके जो रोहिंग्या आए, घुसपैठी आए हैं, आके वो 300 रुपये में बाल कटिंग करेगा, वो आके 100 रुपये में कर देता है। तो किसका काम खराब कर रहा है? हम तो भारत में जन्म मुस्लिमों का कर रहा है, इनका काम तमाम कर रहा है। मैं लिख लो, 26 इलेक्शन के बाद बंगाल के मुस्लिम इस मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी, इसका पुतला जलाएगा, सबसे ज्यादा मुस्लिम जलाएगा। क्यों? समझ में आ जाएगा ना इनका क्या बेड़ा करके उन्होंने मूर्ख बनाया। पढ़ा लिखा नहीं है। बंगाल में कितना स्कूल बंद हो गया आपने देखा? सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुई है? कौन जवाब देगा? कितना हॉस्पिटल खराब हो गया। एक समय पूरे भारत के लोग इलाज के लिए बंगाल आते थे। एक समय पूरे भारत के लोग पढ़ाई के लिए बंगाल आते थे। एक समय पूरे भारत के लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लेने के लिए, पहला फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड है, यहाँ आते थे। भारत का पहला स्टील प्लांट दुर्गापुर है। भारत का पहला पावर प्लांट अंग्रेज रहते हुए दार्जिलिंग में है। भारत का सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा कोयला जो उठता है वो आसनसोल रानीगंज में है। सब कुछ भारत के पास था, सब कुछ इस बंगाल के पास था। और 1953 के पहले 27 से 30% जीडीपी देश के जो 100% इकोनॉमी है, 30% बंगाल देते थे, आज लाके सिंगल डिजिट में खड़ा कर दिया। आरोप तो आप पर ये भी लगता है कि वाम और राम सेम है। क्या ये बात सच है कि वाम मोर्चा और बाकी सारी पार्टियों के साथ बीजेपी हैंड इन ग्लव है साथ में, कि तुम्हारा वोट हमको आ जाए तो हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाए? माध्यम से जनता के देखो, जब बोल देता हूं, मेरे बंगाल की जनता से निवेदन है, एक वोट भी आप वाम को और इधर उधर मत दीजिए। एक वोट आपको कम्युनिस्ट को देंगे तो ममता बनर्जी को 2 वोट दे रहा है तृणमूल को। तो इसलिए आप अपना मताधिकार आपके अधिकार के लिए दीजिए, आपके फ्रीडम के लिए दीजिए, आपके बच्चे के लिए दीजिए। चलिए, एक बात आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। 100 दिन हो गए हैं बंगाल में, आपको सबसे ज्यादा मीठा कहाँ से खाया और क्या खाया? देखो, बंगाल का मिट्टी मुझे अच्छा लगता है। ছোটে সে মাকে মিষ্টি কি খেয়েছেন সেটা বলুন না। আমার মার মুখ থেকে গল্প শুনতাম। মিষ্টি এখানে খেয়েছি, রসগোল্লা খেয়েছি, রসগোল্লা তো খেতেই হবে, রসগোল্লা খেয়েছি, তারপর মিষ্টি দই খেয়েছি। আমি যেখানে বসে আছি এখানেও মিষ্টি দই রাখে, তো আমি রাত্রেবেলা একটু মিষ্টি দই খাই, ভালো লাগে।
আমাদের অভ্যেস একটু বেগুন ভাজা খেতে হয়, আলু ভাজা খেতে হয়, ওই মুসুর ডাল পাতলা ডাল দিয়ে ভাত খেতে হয়। তো ওইখানে কাজটা আমাকে ভালোই দিয়েছে, এখানে তো আমার খাওয়া নিজের যা যা চাই সব পেয়ে যাই এখানে। ये একটা प्रश्न को मैं हिंदी में ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो बहिरागत वाली बात होती है कि बाहर से आने वालों को या नेता जो आते हैं जो बंगाल से नहीं हैं, तो इस समय 2021 और 2024 के जो चुनाव के आंकड़े थे और रिजल्ट थे, उसको देखते हुए क्या सीख के आगे बढ़ रहे हैं? सीख मतलब ये लड़ाई जनता लड़ेगी। 21 में हम लड़े थे, जनता साथ दिए थे, ये लड़ाई जनता लड़ रहा है, इस बार हम साथ देंगे। ये नैरेटिव चेंज हो चुका है। पूरा भरोसा इस बार जीत का आपको? पूरा बंगाल की जनता पर मेरा भरोसा है। बंगाल की जनता मुक्ति चाहता है, तरस तो चुका है। लड़की डॉक्टर लड़की है, हॉस्पिटल में रेप हो जाती है, लॉ के स्टूडेंट है, कॉलेज में रेप हो जाती है, दुर्गापुर में एमबीबीएस का स्टूडेंट है, कॉलेज में रेप हो जाता है। इसने हिम्मत कहां से? काल एक हमारे सिंगर गाना गा रहा था, क्या नाम उसका, लग्नजीता ने गाना गा रहा था, माँ के ऊपर कोई माँ के ऊपर माने दुर्गा व काली के ऊपर कोई गाना गा रहे थे। तृणमूल का एक नेता, मुस्लिम नेता ने ऑब्जेक्शन दे दिया, उतार दिया उनको। कहाँ जा रहे हैं बंगाल का संस्कृति? बंगाल तो ऐसा नहीं थे। किसके कारण से हुआ? कौन दोषी है? कौन दोषी है? इसके लिए ये मुख्यमंत्री दोषी है। इनको सिर्फ उनको भाईपो दिखता है और कुछ नहीं दिखता उनको। मेरा आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस से पिछली बार बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे, नेता मंत्री, बहुत सारे लोगों को। इस बार भी क्या इस पर कोई विचार है? हमने कोई इंडस्ट्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ में है, शक्ति केंद्र में है, और इस तरीके से किसी भी हालत में हम नहीं लेंगे। जो भ्रष्ट नेता है वहाँ के, उनको नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो आम कार्यकर्ता है भाई पसंद नहीं है, बहुत सारी ऐसे तृणमूल के कार्यकर्ता है जो फेडअप हो चुका है, वो आना चाहता है, इनके लिए दरवाजा खुला है। किंतु जो भ्रष्ट नेता है और लोगों को अत्याचार किया है, किसी को नहीं लिया जाएगा और किसी को इस पार्टी में घुसने का अधिकार भी नहीं है। क्या ये बात सच है कि आप और भूपेंद्र यादव जी की जोड़ी को, जो इस समय प्रभारी हैं चुनाव के बंगाल में, उसे बंगाल की मोदी और अमित शाह की जोड़ी के तौर पर देखा जाता है? देखिए, अमित शाह और मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति है। मोदी जी को तो मैं भगवान ही मानता हूँ। अमित भाई भारत के राजनीति में चाणक्य है। हम उनके दिखाए हुए रास्ते में चलते हैं। हमको जो भी करता हूँ वही तो सिखाते हैं। कुछ उन्होंने आपसे कहा है, कोई गुरु मंत्र दिया है? बिल्कुल दिया है। बताएंगे जरा? क्यों बताऊं? कुछ तो बताइए। 26 इलेक्शन जीतने के बाद बता दूंगा। त्रिपुरा इलेक्शन जीतने के बाद मैंने बाद में मीडिया को बता दिया था। पहले को बताओ, त्रिपुरा इलेक्शन में तो भाई अमित भाई का एक गुरु मंत्र था। मुझे सब कुछ तो उन्होंने ही दिया ना, अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया, उसके बाद सीएम के नाते काम करने का मौका मिला, उसके बाद पार्टी ने जो भी दायित्व दिया काम करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन मुझे बंगाल में भेजा है। मैंने एक सपना था जो बंगाल के लिए बहुत जगह घूमे आप, कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रहे इस बार बंगाल चुनाव में पिछले 100 दिन में, या दिल छू लिया उसने? मैंने वहाँ नक्सलबारी में गया था, तो वो लोग वो बनाता है कुमार पाल, तो मिट्टी के थाली में मुझे खाना दिया था। तो बहुत सारी बहनें थे, तो खाना खाने के बाद होता है कि सब लोग आता है, चलो इनके साथ नेता बस फोटो उठाए। वो सारी बहनों ने मुझे उल्टा बोला, आपको फोटो आपके साथ तभी उठाएंगे जब मेरे बेटी और बेटा का एक सुरक्षित बंगला बना देंगे। तो हमने बोला मोदी जी पक्का करेंगे। इसका मतलब वो इसलिए आपको खाना खिलाया। मैंने सोचा पार्टी के लोगों ने व्यवस्था किया, बूथ में मुझे खाना खाना जाता हूँ, किंतु वो खाना खाने के बाद लोग क्या करते, मैक्सिमम मैं देखता हूँ बड़े नेता कोई पहुँचता है तो इनके साथ तो सेल्फी उठाओ, इनके साथ नहीं, उनको नहीं, उनको उनके बेटा और बेटी का सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं क्या? आपको रोज खिलाएंगे तब तो उनके बाद जो वही बोलेगा ना, आपको तो स्वर्ण मुद्रा नहीं दे सकते। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ताकत है जो बंगाल के माँ ऐसा सोच रहे हैं। और ये नीचे सभी माँ ऐसे सोचता है। बंगाल की एक स्वभाव है महिलाओं की, अपना बेटा बेटी को
अपने पास रख के एस्टेब्लिश करके नौकरी करे बा जो भी जॉब करे, सर्विस करे बा कोई कंपनी चलाए, किंतु वो वापस माँ के पास आए, घर में आए। पंजाब में किसी का जन्म होता है, पहले ही जन्म होते दिन अरे मुंडा को वहाँ भेजना है, कनाडा भेजना है, तो खुश हो जाता है। हमारे यहाँ बंगाल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ सोचता है मैं अपने हाथ से उसको बड़ा करूँगा, यही रोजगार दूंगा, मेरे पास रखूँगा, मेरे परिवार में रहेगा। वो काम तो नहीं कर पा रहा। बंगाल से 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे छोटे छोटे नौकरी के लिए आज जाकर धक्का खा रहा है। हम उस 1.5 करोड़ बच्चे को वापस लाएंगे, यही रोजगार देंगे, इस बंगाली देगा कि ये बंगाल में सब कुछ है। तृणमूल कांग्रेस आजकल व्यंग के मीम बना रही है। ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कर दिया, आपको विप्लव देव से बिग फ्लॉप देव कर दिया। जब ये मीम देखते हैं तो क्या सोचते हैं? स्पेलिंग नहीं आता इनको, हम स्कूल में पढ़ाएंगे, दोबारा प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, करेंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करें, और फ्री में करेंगे। और जब आप बात करते हैं कोई शायरी की, गुनगुनाने की, वर्तमान स्थिति को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे अपने अंदाज में? इस नहीं, मुझे शायरी या गाना ही चाहिए। इसलिए इस भूमि में बहुत सारी देशमातृ के प्रति माँ को वंदना करके बहुत सारी बांग्ला करते पारे गाना गाया गया। जैसे एक गाना सभी समय हम लोगों ने सीखा है, जैसे भारत आमार भारतबर्ष स्वदेश आमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরিট ধারিণী তোষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমা, তোমার রূপের নাহিকো শেষ, সহন গহন তমসা সমসা আসে যদি নেমে আকাশে ঘোর, হাতে হাত মিলে দিলি একসাথে আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। অসাধারণ, খুবই সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য বিপ্লব दा। तो ये थे विप्लव देव जो अपने अंदाज में बता रहे थे कि इस बार चुनाव की क्या है तैयारियां, लेकिन जीत का परचम तो जनता ही लहराएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और जीडी शंकर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।